हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के दारोगा मुख्य परीक्षा क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 18 के साथ सेट नंबर 18 में जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 18 में जो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है पेपर सेकंड जो है उसमें जीएस का क्वेश्चन नंबर 9 से है। सेट नंबर 18 जीएस का क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में है 2 से 13 दिसंबर यानी 2 दिसंबर से 13 दिसंबर 2019 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 COP25 का आयोजन कहां किया गया। करंट का क्वेश्चन है 2019 का COP25 जलवायु परिवर्तन पर जो समिट वो कहां आयोजित हुआ, तो आंसर है मैड्रिड। तो उन 9 का आंसर ए मैड्रिड, 9 का आंसर ए। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये जानना है कि ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था दिसंबर में, तो 2 दिसंबर से 13 दिसंबर और कहां, मैड्रिड। तो 9 का आंसर ए हुआ। और 10 नंबर क्वेश्चन है बीते 21 नवंबर से 23 नवंबर के दौरान ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन कहां किया गया। क्वेश्चन है ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन कहां, तो नई दिल्ली में। और कब हुआ था, नवंबर में। तो 10 का आंसर सी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, किस शैक्षणिक संस्थान की टीम द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया। यह काम IIT हैदराबाद, जो नए IIT के रूप में है, IIT हैदराबाद के टीम ने यह तैयार किया है। तो 11 का आंसर ए। और 12 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से हाल ही में दिल्ली के किस स्थान पर एक भारत श्रेष्ठ भारत उत्सव का आयोजन किया गया दिल्ली में, तो इंडिया गेट पर। तो 12 का आंसर इंडिया गेट। और इंडिया गेट ऑप्शन में है बी पर, तो बी होगा। और नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, रिसोर्स सेट 2A के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिसोर्स सेट 2A के बारे में, रिसोर्स सेट 2A के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं और उसमें से हमें देखना है कि इसमें कौन सा फैक्ट सही है। पहला है यह वैश्विक उपयोगकर्ताओं के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य के लिए है, तो ये सही है। और दूसरा है रिसोर्स सेट 2A का वजन 3235 किलो है, तो ये बस वजन का जो दिया हुआ वो गलत है, इसलिए ये गलत हो रहा है स्टेटमेंट। ये 1235 केजी है, यहां दिया हुआ 3235 केजी, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट है ये 1817 किलोमीटर ध्रुवीय सूर्य सिंक्रोनस कक्षा में रखा गया है। 1817 किलोमीटर ध्रुवीय सूर्य सिंक्रोनस कक्षा में रखा गया है, तो ये सही है। और इस तरह से स्टेटमेंट पहला और तीसरा सही होता है, तो विकल्प होता है बी। तो 13 का आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किस पहाड़ी में आपस में मिलता है, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ी नीलगिरी। तो 14 का आंसर बी। 14 का आंसर बी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ी नीलगिरी। और फिर 15 नंबर क्वेश्चन है बरखान स्थलाकृति का संबंध। बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है, यह बरखान स्थलाकृति कहां बनता है, यह पूछ रहा है।
मरुस्थल से तटीय मैदान में, द्वीपीय समूह में, मैदानी क्षेत्र में, तो मरुस्थल में। तो बरखान स्थलाकृति का संबंध कहां से? तो मरुस्थल से। मरुस्थल से। और कैसा मरुस्थल? हॉट मरुस्थल, यानी जहां सैंड हो, बालू हो। तो 15 का ए, 15 का ए। अब आप देखें, पृथ्वी धरातल पर मुख्य रूप से दो प्रकार की स्थलाकृतियां दिखती हैं, या तो पर्वत, मुख्य रूप से तीन प्रकार की स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार और मैदान। इसके अलावा भी जो कुछ भौगोलिक कारक हैं, एजेंट्स हैं, उनके द्वारा भी कुछ आकृतियां बनते रहती हैं। जैसे कुछ नदी के निक्षेपण से बनी आकृति, नदी के अपर्दन से बनी आकृति, पवन के निक्षेपण से बनी आकृति, पवन के अपर्दन से बनी आकृति, या हिमनद के निक्षेपण से, हिमनद के अपर्दन से बनी आकृति। तो उसी तरह की एक आकृति है बरखान, और ये पवन के द्वारा बनी आकृति है, और पवन के निक्षेपण से। तो ये कहां पर? बालू वाला जो क्षेत्र होगा वहां पर। तो बरखान, तो बरखान कहां पर? मरुस्थल में। कैसा मरुस्थल? उष्ण मरुस्थल, जहां सैंड। मरुस्थल का मतलब होता है जहां वर्षा कम हो और वनस्पति का अभाव हो, उसको मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल शीत मरुस्थल भी हो सकता है। तो ये हॉट डेजर्ट रीजन में बरखान आकृति बनता है, छोटी स्थलाकृति बनती है। और उसमें एजेंट क्या है? बनाने वाला कौन? तो पवन के कारण। तो बरखान कहां? मरुस्थल में। तो 15 का आंसर ए, 15 का आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो 16 का सी, 16 का सी। कपास के उत्पादन के लिए सुटेबल, सबसे सुटेबल मिट्टी कौन है? काली मिट्टी, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में की थी? तो आंध्र प्रदेश में। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से। विनोबा भावे महाराष्ट्र के, लेकिन भूदान आंदोलन की शुरुआत उन्होंने कहां से? उनके द्वारा जो भूदान आंदोलन शुरू हुआ कहां से? तो आंध्र प्रदेश से। तो 17 का आंसर बी, 17 का आंसर बी। और भूदान आंदोलन यानी विनोबा भावे ने यह आह्वान किया था जिनके पास ज्यादा जमीन है कि वो जमीन कुछ दान में दीजिए, और उस जमीन को वो भूमिहीनों में वितरित करते थे। तो उनका एक स्लोगन था, सबय भूमि गोपाल की, सबय भूमि गोपाल की। यानी ये पूरा पृथ्वी जो भूमि है वो भगवान की है, और उस पर सबका समान हक होता है। इसलिए भूदान आंदोलन, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनसे भूमि लेकर के भूमिहीनों में भूमि को वितरित करना, ये एक इनका मूवमेंट था, और उसको भूदान आंदोलन। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की? आंध्र प्रदेश से। तो 17 का बी। और 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान या चट्टानों के संस्तरों या परतों में खनिजों का निक्षेपण संचय होता है? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि परत में, तो परत वाली बात जो होगी वो अवसादी चट्टान, चट्टान मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान क्या हुआ? तो ज्वालामुखी से के उद्गार से जो कुछ निकला, जो लावा के जमाव से जो बना, वो आग्नेय चट्टान। और उसके अलावा किसी भी निम्न, जहां लो लैंड है, वहां पर धीरे धीरे कुछ जमाव होते जा रहा है डिफरेंट ज्योग्राफिकल एजेंट के द्वारा, और वो जमाव कालांतर बाद में जा करके वो चट्टान के रूप में हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान जमाव का बात होती है, इसलिए ज्यादा कार्बनिक जो चीज मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? अवसादी चट्टान में। जैव पदार्थ ज्यादा कहाँ मिलेगा? अवसादी चट्टान में। तो अवसाद परत की बात, तो वो पर लेयर टू लेयर रहेगा, वो लेयर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, लेयर ऐसे भी हो सकता है। तो परत की बात है, इसलिए ये हो गया अवसादी चट्टान। आग्नेय हो गया कायांतरित या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक। क्या हुआ कि जब
अवसादी चट्टान के रूप में कुछ परिवर्तन हो जाए तो रूपांतरित, फिर आग्नेय चट्टान के रूप में भी परिवर्तन होकर के रूपांतरित, और ऐसा नहीं रूपांतरित चट्टान में भी फर्दर रूपांतरण होता है तो रूपांतरित से रूपांतरित के रूपांतरण से बना रूपांतरित चट्टान। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, आपको मैं सजेस्ट करूं कि आग्नेय चट्टान के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अवसादी चट्टान के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, और रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको लिखें। और रूपांतरित चट्टानों में ये के एग्जाम्पल्स में ये भी जानना है कि ये किसके रूपांतरण से बना है, कौन सा रूपांतरित चट्टान किस अवसादी के रूपांतरण से बना है कि वो आग्नेय के रूपांतरण से बना है। तो ये एक आप लिस्ट बना करके उसको याद कीजिए। यहां पर है निम्नांकित चट्टानों में किन चट्टानों के परतों में खनिजों का निक्षेपण संचयन रहता है, तो अवसादी चट्टान। तो 18 का ए। और यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि जैव पदार्थ या फॉसिल्स या कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति की संभावना ज्यादा किसमें, तो अवसादी चट्टान में। तो 18 का ए, 18 का आंसर ए होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है, तो 19 का बी, 19 का बी। अब इस पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे, रैट होल खनन क्या है, रैट होल माइनिंग क्या है। तो रैट होल जैसे चूहा होल बनाता है, चूहा कहीं किसी चीज का खनन करता है, होल बनाता है, उस तरह की बात। यानी सरकार से छिपका अनधिकृत रूप से लोग जो कहीं से मिनरल्स खनिज निकालते हैं उसको रैट होलिंग कहा जाता है, और रैट होल माइनिंग कहा जाता है। और इस तरह के माइनिंग में खतरा भी होता है क्योंकि वो वैज्ञानिक तरीके से करते नहीं है, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं इसमें होती हैं। तो ये ज्यादा कहां पर ये घटना, तो मेघालय में, यानी इस तरह का अनधिकृत रूप से, अनऑथराइज्ड रूप से माइनिंग की घटनाएं ज्यादा करके छिप छाप करके लोग कहां से खनन कर रहे हैं, तो ये ज्यादा मेघालय क्षेत्र में। तो 19 का बी, 19 का बी। और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, एल्युमिनियम धातु का निष्करण निम्नांकित में से किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइड। यानी एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, बॉक्साइड। तो 20 का ए। और 21 नंबर में जाएंगे, भारत का कौन सा स्थानीय ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। यानी कौन सी जगह जो है खंभात की खाड़ी की, मन्नार की खाड़ी की, लक्षद्वीप समूह की, कच्छ की खाड़ी, जहां ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए सुटेबल कंडीशन बनता है, इसमें कहां, तो कच्छ की खाड़ी। तो 21 का सी। और 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है, तो जो 4 हमारे महानगर है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो आपका 22 का आंसर ए हुआ। और 23 नंबर क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मुख्य रूप से हाथ किसका था, यह मुख्य रूप से किस व्यक्ति का श्रेय है। 1906 में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जाता है डॉक्टर डीके कार्वे को। डॉक्टर डीके कार्वे को, जो बहुत बड़े समाज सुधारक और खास करके फर्ग्यूसन कॉलेज के पहले वो प्रोफेसर रह चुके थे। तो डॉक्टर डीके कार्वे को ये श्रेय जाता है 1906 ईस्वी में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया, तो कूका आंदोलन जो था, कूका आंदोलन क्या था, तो सिख समुदाय में एक तरह से सुधार आंदोलन था, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, सामाजिक सुधार आंदोलन था कूका आंदोलन सिख समुदाय के लिए। लेकिन बाद में ये सिख क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र में सिख समुदाय पर अंग्रेजों के इंटरफेरेंस को देखते हुए फिर ये एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के से भी जुड़ गया कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन, अब यहां पर क्वेश्चन है 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो भगत जवाहर मल के द्वारा। तो 24 का आंसर ये हुआ। और 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय यूरोपीय संघ
फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां हुआ था? भारत यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव, भारत यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां हुआ था? तो ये नई दिल्ली में। तो 25 का आंसर बी हुआ। और 26 नंबर हुआ व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई किस वर्ष से? तो 1999 से। और फिर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? देखिए यहां पर थोड़ा हम बात करेंगे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जीएस में संभावित रहता है। और इन्फ्लेशन को समझना एक तरह से मौद्रिक नीति को समझने में मदद करता है, और मौद्रिक नीति बहुत हद तक इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है। शॉर्ट में इसमें हम बात करें, इन्फ्लेशन आप कहते किसको हो, इन्फ्लेशन है क्या? तो एक लाइन में अगर बोलना है तो बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि और मुद्रा के क्रय क्षमता में कमी। मुद्रा के मात्रा में, बाजार में मुद्रा के मात्रा में वृद्धि और मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी लोगों के हाथ में तरलता बढ़ गया है, मुद्रा बढ़ गया है, लेकिन मुद्रा की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई है। मुद्रा की परचेजिंग कैपेसिटी, ध्यान दीजिएगा, जबकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो गई यानी महंगाई, लेकिन मुद्रा की मात्रा इस लेवल पर बढ़ा हुआ है कि मुद्रा की क्रय क्षमता घटने के बाद भी लोगों की क्रय क्षमता पहले की तुलना में कंपैरेटिवली बढ़ा हुआ लगता है। तो यहां और पॉजिटिव चीज ये है कि मुद्रास्फीति में कि कम से कम बाजार यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो बढ़ा हुआ रहता है, तो रोजगार की संभावना। लेकिन यहां पर चिंता की बात यह होती है कि मुद्रा धीरे धीरे, मुद्रा की क्रय क्षमता कम होती जा रही है, और उसमें यानी महंगाई बढ़ती जाएगी। और उसका प्रभाव यह है कि इस दौर में, इस रेस में सोसाइटी का जो साथ आगे नहीं रहेगा उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति एक बुराई है, मुद्रास्फीति एक बुराई है, लेकिन कुछ हद तक विकासशील राष्ट्र के लिए यह एक आवश्यक बुराई है। यानी कुछ हद तक आपको ओढ़ना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाजार को एक्टिव रखना यह बहुत जरूरी है। तो मुद्रास्फीति, यहां क्वेश्चन क्या है वो हम लोग फिर से देखेंगे। निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? मुद्रास्फीति कम करना है तो कम करना है तो क्या करना है? दिमाग में यह आना चाहिए कि जो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, मार्केट में तरलता, मुद्रा की तरलता बढ़ी हुई है, उसको सक करना है, उसको मार्केट से खींचना है। तो खींचना है तो कैसे खींचना है? तो उसके लिए कुछ उपाय करना होगा, कुछ मौद्रिक नीति इस तरह से कि मार्केट का पैसा निकले तो कहां जाए? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाए, डिपॉजिट हो, लौटे बैंक की तरफ, यह करना होगा। तो निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? तो सीआरआर में वृद्धि। अब सीआरआर क्या है? तो आरबीआई डिसाइड करता है। कमर्शियल बैंक के लिए उसको अपने कैपिटल का एक भाग वहां जमा रखना पड़ता है, उसको बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक को अपना जो बिजनेस के लिए जो उसके हैंड में मनी है, जो कैपिटल है, उसको कुछ क्या करना होगा? जमा करना होगा। तो उसके हाथ में पैसे की कमी होगी, उसके हाथ में कैपिटल कम होगा। किसके हाथ में? कमर्शियल बैंक के हाथ में, तो वो लोन कम प्रोवाइड करेगा, तो सीआरआर में वृद्धि होगा। तो बैंक का जो बिजनेस का कैपिटल है वो कैपिटल कुछ क्या हो जाएगा? स्टैंड कर जाएगा आरबीआई के पास, तो ये भी लिक्विडिटी कम करने का एक उपाय होगा। सांविधिक तरलता एसएलआर होता है, उसमें भी एक स्टैंड कैपिटल रखना होता है कमर्शियल बैंक को, जिसको डायरेक्ट वो
बिजनेस में नहीं रख करके उसको स्टैंड रखना होता है, तो अगर वो बढ़ा दिया जाएगा तो स्टैंडिंग कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, यानी उसको रोकना पड़े, रिजर्व कैपिटल। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, तो स्टैच्यूरी कैपिटल बढ़ जाएगा लिक्विडिटी की तुलना में, पहले की तुलना में। तो तब पर भी कमर्शियल बैंक के हाथ में जो फ्री कैपिटल है वो कम हो जाएगा बिजनेस के लिए। राजकोषीय घाटे में कमी करना है, यानी घाटा सब्सिडी वब्सिडी नहीं देना है, राजकोषीय घाटे में कमी करना है। तो कमी करना है तो फिर वो लिक्विडिटी क्या होगा, उससे भी कम होगा। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, एक से अधिक का उपर्युक्त सभी हो जाएगा, तो इसलिए डी होगा। डी में ऑप्शन दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इस तरह का ऑप्शन है शुरू हुआ है आपका बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं है तब भी डी कीजिए, एक से ज्यादा है या सब है तब भी आप डी ही कीजिए या ई कीजिए जो इसमें है, तो डी। तो 27 का आंसर डी हो जाएगा, 27 का आंसर डी हो जाएगा। और उसके पहले का आंसर नहीं लिखे हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? मुद्रास्फीति, चालू घाटा, राजकोषीय घाटा। तो ये लगभग सभी, ये इसका भी आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक। ये सभी घटनाएं सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है, तो 28 का हो जाएगा डी, 28 का भी हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 नंबर, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? यहां पर क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, यानी यहां से सीधा सा क्वेश्चन ये है कि लोथल जो था, जो हड़प्पा का स्थल है, हड़प्पाकालीन या सिंधु घाटी सभ्यता की का स्थल लोथल किस नदी पर था? तो बोगवा नदी या भोगवा नदी, तो डी। उसको कहीं बोगवा भी लिखता है, कहीं भोगवा भी लिखता है, तो 29 का डी, 29 का डी, 29 का आंसर डी। और फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्देश्य किस देश में हुआ था? लोकहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो मुकदमे होते हैं, जिस पीआईएल जो तो लोकहितवाद का उद्भव कहां से हुआ था, संकल्पना कहां से? तो यूएसए से। तो 30 का आंसर सी। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्देश्य किस देश में हुआ? संकल्पना का उद्देश्य किस देश में हुआ नहीं है, संकल्पना लोकहितवाद का आरंभ किस देश से हुआ, इस तरह का बात क्वेश्चन हो जाएगा। तो यूएसए, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में कोई मुकदमा करना, सार्वजनिक हित के लिए कोई मुकदमा करना, कोई नोटिस में ले जाना न्यायालय के सामने, तो इसकी शुरुआत कहां से? तो यूएसए से। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो बी। और 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो असहयोग आंदोलन, तो पहला असहयोग आंदोलन 1920 में, उसी को असहयोग आंदोलन कहा गया। लेकिन पहला इसलिए कि बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी तो हम असहयोग करने की बात रखे ही हैं, तो 1920 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष? तो 1920 में। तो 32 का सी। और 33 नंबर है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहां ठहरे थे? खैर इस तरह का क्वेश्चन, तो किंग्सले हॉल में। ये मतलब कम ज्यादा से ज्यादा पूछता है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग ली? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3 हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 31 में हुआ। गोलमेज सम्मेलन में जाने के पहले गांधी और इरविन के बीच पैक्ट हुआ। ये सारे क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पर है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो लंदन में कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। तो 33 का ए। और 34 नंबर क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को। और मनाया गया था, सॉरी, किस तिथि को मनाया गया था? वो था इनका जब लाल किला में इनके आजाद हिंद फौज के जो ब्रिटिश सेना के हाथ में, आजाद हिंद फौज के पर्सनल लोग जो ब्रिटिश सेना के हाथ में हाथों अरेस्ट
हुए थे उनके खिलाफ लाल किला में जो ट्रायल चल रहा था, और उस ट्रायल के बाद यहाँ पर एक जब इनका ट्रायल इनको छोड़ा गया तो उस तिथि को आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो वो हो गया 12 नवंबर 1945। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था, तो 12 नवंबर 1945 को। 34 का बी। और 35 नंबर क्वेश्चन, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था, तो नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो 1719 में। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, 1739 में। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। और नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ पर मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला था और उसका शासन काल था 1719 से 1748। तो नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो किस मुगल बादशाह के काल में, तो मोहम्मद शाह रंगीला। तो डी ऑप्शन होगा। और 36 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो महाराष्ट्र कोंकण तट, गुजरात कठिवाड़ तट ठीक है, कर्नाटक को मालाबार तट ठीक है, और यहां पर आपका दिया हुआ है केरल कोरोमंडल तट। केरल कोरोमंडल तट, तो ये तो गलत हो जाएगा, केरल कोरोमंडल तट नहीं, केरल कोरोमंडल तट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोरोमंडल पूर्वी तट में है। कोरोमंडल क्या है, पूर्वी तट में कोरोमंडल। तो यहां दिया हुआ है केरल कोरोमंडल तट, वो गलत होगा क्योंकि कोरोमंडल तट पूर्वी तट है। तो 36 का आप बी करेंगे, 36 का आंसर आप बी करेंगे, 36 का आंसर बी करेंगे। केरल कोरोमंडल तट वो सुमेलित नहीं है। तो आप पश्चिमी तट में, पश्चिमी तट और पूर्वी तट में, पश्चिमी तट में किस भाग को क्या कहते हैं, किस भाग को क्या कहते हैं ये, और पूर्वी तट में किस, पूर्वी तट को क्या कहते हैं, ऊपर में क्या कहते हैं, बीच में क्या कहते हैं, ये आप ऐसे एक बार हम बोल दे रहे हैं। जैसे गुजरात तट हो गया, कोंकण तट हो गया, कन्नड़ तट हो गया, मालाबार तट हो गया। तो गुजरात तट, इसको कठिवाड़ा तट भी बोलेंगे। गुजरात तट या कठिवाड़ा तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, ये सब आ जाएगा पश्चिमी तट में। फिर उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, ये आ जाएगा पूर्वी तट में। तो फिर से आप सुनेंगे, पश्चिमी तट को अगर बांटना हुआ बात करें तो गुजरात तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। तो गुजरात, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ये सेक्शन किसका है, पूरा पश्चिमी तट का। और पूर्वी तट के सेक्शंस को अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा उत्कल, उड़ीसा के पास, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, ये हो जाएगा आपका पूर्वी तट का बंटवारा। तो यहां पर केरल के साथ कोरोमंडल लिख दिया गया, केरल के साथ कोरोमंडल, तो ये तो गलत हो गया। तो 36 में सुमेलित कौन नहीं है, यही चुनना है। तो बी सुमेलित नहीं है। और 37 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? तो किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को किस एक्ट में कुछ हद तक स्वीकार किया गया या उसको प्रमोट करने की बात कही गई, जिस मंशा से कही गई हो, लेकिन ये कही गई, तो ये किस एक्ट में? तो ये 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 1813 के चार्टर्ड एक्ट में ऐसा कहा गया। तो 37 का आंसर बी। तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट भारत में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान के प्रोत्साहन का प्रावधान करता है या उसके लिए वो नियम देता है, तो यह सिद्धांत देता है। तो ये कौन? 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो भारत में आधुनिक विज्ञान की शिक्षा का प्रोत्साहन किस एक्ट से दिखता है? तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट से।
तो 37 का आंसर बी और 37 का आंसर बी। और नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण आर्थिक था, धार्मिक था, सामाजिक? तो धार्मिक था, वो कारतूस वाली घटना को तत्कालिक कारण कहेंगे। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वो धार्मिक कारण था, तो 38 का डी कहेंगे। और 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो शासन को डिसेंट्रलाइज करने का कुछ हद तक अगर किसी वायसराय के कार्यकाल में दिखता है तो वो मुख्य रूप से किस में? तो वो हो गया लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में? भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। और नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित हुई थी? तो मुंबई में। भारत में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित हुई थी? मुंबई में। तो 40 का डी। और 41 नंबर क्वेश्चन है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय हिंदू विद्यालय, तो CHS जिसको, तो CHS की स्थापना बनारस में किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था 1898। 1898। बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा एनी बेसेंट हिंदू विद्यालय क्यों? देखिए, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था विश्व के प्राचीन सभ्यता संस्कृति में की जो अच्छी बातें हैं उनको पुनः स्थापित करना। और इस उद्देश्य से थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक सेंटर यहाँ भी बनता है और उसकी हेड यहाँ पर एनी बेसेंट होती हैं। और भारतीय प्राचीन संस्कृति के धर्म की जो अच्छी बातें थी उनको फिर से स्थापित करना या उनको प्रमोट करने के ख्याल से इन्होंने इस तरह का विद्यालय बनारस में स्थापित कराया था। तो बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट। और कब? 1898 में, 1898 में। और 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा है? तो होम रूल आंदोलन, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। और वो बॉम्बे प्रांत में और 1916 में शुरू में बाल गंगाधर तिलक, और शेष भारत में होम रूल आंदोलन का संचालन बाद में एनी बेसेंट से। लेकिन ये होम रूल आंदोलन शुरू किसके द्वारा किया गया भारत में? अगर ऐसा कहा जाएगा तो बाल गंगाधर तिलक शुरू में 1916 में ही। और ये होम रूल आंदोलन का कॉन्सेप्ट था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने ये कॉन्सेप्ट दिया बाद में कि किसी भी स्थान पर शासन वहां के मूल लोगों के हाथ में होना चाहिए, यानी औपनिवेशिक शासन को वो गलत बताया। और इस बात को लेकर के भारत में एक होम रूल, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो मूवमेंट हुआ वो होम रूल मूवमेंट हुआ। और भारत में होम रूल मूवमेंट 1916 के आरंभ में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और फिर बाद में शुरू हुआ एनी बेसेंट के निर्देशन में, और शेष भारत में एनी बेसेंट। तो यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा है? होम रूल लीग की स्थापना से। तो इसमें लाला हरदयाल और बाकी लोग किसी न किसी तरह से होम रूल मूवमेंट से जुड़े हुए थे। लोकमान्य तिलक तो थे ही, एनी बेसेंट भी, और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एक मतलब कि एक्टिव मेंबर थे होम रूल लीग के। तो यहाँ पर लाला हरदयाल क्रांतिकारी गतिविधि के व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे। और लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक में नाम लाला हरदयाल का, और गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में। तो लाला हरदयाल होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन था निम्न में से कौन होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो लाला हरदयाल, 42 का आंसर ए। और 43 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग किस वर्ष की गई? द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा कब से शुरू हुआ या किस वर्ष शुरू हुआ? 1940 में। तो 43 का आंसर ए, द्विराष्ट्र का सिद्धांत या पृथक राष्ट्र के मुस्लिम राष्ट्र की मांग की बात मुस्लिम लीग में कब से? तो 1940 से। तो 43 का आंसर ए होता है। और फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में प्रचलित पर्डियन शैली का संबंध निम्नांकित में से किससे था? तो ये शैली बेसिकली शिल्प कला से भी, मूर्ति बनाने से भी, और स्थापत्य कला से भी। तो शिल्प और स्थापत्य यानी भवन निर्माण में भी।
तो ब्रिटिश काल में प्रचलित पर्डियन शैली का संबंध किससे है? तो यह शिल्प कला और भवन निर्माण से भी है ये। तो पर्डियन शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो शिल्प कला से भी है, भवन निर्माण से भी है। तो आप शिल्प कला ही कीजिए, भवन निर्माण में जो कलाकारी है उसको शिल्प कला ही कहिए। तो 44 का आंसर डी, 44 का आंसर डी, पर्डियन का 44 का आंसर हम आपके ये में भी चेक कर रहे हैं क्या दिया हुआ है, तो यहां भी है डी। तो 44 का आंसर डी। तो पर्डियन शैली का संबंध, ब्रिटिश काल में प्रचलित पर्डियन शैली का संबंध किस कला से? तो शिल्प कला से। और 45 नंबर क्वेश्चन है, काली घाट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से था? काली घाट चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से था? तो काली घाट चित्रकला का संबंध कलकत्ता से। और 46 नंबर क्वेश्चन है, संथालों द्वारा दिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? दिक का। तो देखिए यहां पर तो अंग्रेजी सरकार, शिल्प वर्ग, किसान, साहूकार, तो साहूकार के लिए कर दीजिए। दिक्कू भी उन्होंने कहा, दिक कहा। और ऐसे संथालों ने बाहरी को, संथाल क्षेत्र में जो लोग भी बाहरी हुए उनको दिक्कू, और उसमें बाहरी कौन गया था? तो खास करके उस तरह के साहूकार और एजेंट्स जो थे वो थे जो उनको किसी तरह से अपने चुंगल में रखते थे और वहां की जमीन उमीन पर अपना अधिकार धीरे धीरे बनाते जा रहे थे। तो उनको इन्होंने दिक कहा। दिक का मतलब बाहरी लोग, दिक का मतलब उनके भाषा में बाहरी लोग। तो विशेष पहले उन्होंने किसको कहा? साहूकारों को। तो 46 का आंसर सी हुआ। और सुपा विद्रोह की शुरुआत कहां से? तो पूना से। और यह विद्रोह भी साहूकारों के विरुद्ध ग्रामीणों के द्वारा हुआ था। साहूकारों के विरुद्ध, साहूकार सेठ के विरुद्ध ग्रामीणों के द्वारा हुआ था, क्योंकि ये ग्रामीणों का बहुत बड़ा शोषण करते थे। तो ग्रामीणों ने उनके खजाना पर, उनके दुकान पर, उनके स्टोर पर, उनके वेयर हाउस पर आक्रमण किया। तो सुपा विद्रोह की शुरुआत कहां हुई थी? तो पूना में। और फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद, मूल संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? तो अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां शेड्यूल 8। मूल संविधान में 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स थे। वर्तमान में शेड्यूल्स की संख्या 12 है। और आर्टिकल अगर पूछा जाए तो अभी भी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल 395 ही बोलना है, क्योंकि किसी आर्टिकल में जो भी 1 2 जोड़ा वो उसी आर्टिकल में होगा। अगर तो 395 और शेड्यूल हो गया, शेड्यूल की संख्या हो जाएगी 12 वर्तमान में। तो यह क्वेश्चन है, मूल संविधान में जब संविधान हमारा बना था उस समय कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल्स थे? तो 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद और 8 शेड्यूल। तो आंसर ये होगा। और 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं? तो सबसे विस्तृत लिखित संविधान ये हमारी विशेषता है। विभिन्न स्रोतों से प्रभावित रहा, ये भी विशेषता है। सबसे कठोर संविधान ये हमारी विशेषता नहीं है। हमारी संविधान कुछ मामले में कठोर और कुछ मामले में लचीला है। तो ये तीसरा हमारे संविधान की विशेषता में नहीं आता है। चौथा, अमेरिका की तरह संघ की वकालत, ये भी नहीं है। अमेरिका की तरह हमारा संघ नहीं है, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है और हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, दोनों में काफी अंतर है। और पांचवा है सरकार का संसदीय स्वरूप, तो ये सही है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसमें से ये 5 जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें पहला सही है हमारे संविधान के संदर्भ में, दूसरा सही है और फिर पांचवा सही है। तो पहला, दूसरा, पांचवा पर जो ऑप्शन बनता है वो बी बनता है। तो 49 का बी हुआ। और 50 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन भारत में मतदाताओं की उम्र से संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु की गई। 61वां संविधान संशोधन वर्ष 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 द्वारा, 1989 द्वारा। और 51 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अनुच्छेद में भारत में नागरिकता के प्रावधान है? तो नागरिकता के प्रावधान, नागरिकता का जो प्रोविजन है भारतीय संविधान के भाग 2 में
भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान है और नागरिकता से संबंधित जो हमारे आर्टिकल हैं वो 5 से 11। तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक में। तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में भारत में नागरिकता के प्रावधान है? तो 51 का आंसर ए होगा, अनुच्छेद 5 से 11। और 52 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी सत्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो गांधी जी द्वारा समर्थित जो अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार थे वो पिट्टाभी सीतारामैया थे। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के समर्थित पिट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष चुने गए। तो पिट्टाभी सीतारामैया। तो 52 का आंसर बी, 52 का आंसर बी। और 53 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर चुनना है कि इनमें कौन सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित 3 गो कथन है, उस पर हम लोग को विचार करना है। पहला है, अलाउद्दीन ने घोड़ों के दागने की प्रथा शुरुआत की, ये सही है। अलाउद्दीन से संबंधित ये 2 फैक्ट कि अलाउद्दीन अपने आर्मी में सैनिकों का हुलिया रखना यानी उनका रिकॉर्ड और उनका चेहरा बना के फाइल में रखना शुरू किया। तो सैनिकों का हुलिया और अपने सेना में जो घोड़ा है उस पर अपना रॉयल सिंबल राजकीय चिन्ह दे रहा है जिसको दाग प्रथा। तो चेहरा और दाग, अलाउद्दीन खिलजी तो हम लोग जानते हैं। तो अलाउद्दीन ने घोड़ों में दागने की प्रथा शुरू की, ये सही है। दूसरा है, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद भुगतान देना शुरू किया, भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी, ये भी सही है। तो इसमें पहला सही है और तीसरा भी सही है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो ये सब सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो 53 का आंसर डी, 53 का आंसर डी हो जाएगा। 53 का आंसर डी होगा, 53 का आंसर डी होगा। और फिर 54 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? मधुबनी चित्रकला यह लोक कला है, सही है। इसमें महिलाओं की पूर्ण भूमिका, ज्यादातर मधुबनी कला महिलाओं की कला है, यह भी सही है। और यह चित्र 2 प्रकार का होता है, भित्ति चित्र और अरिपन, भित्ति चित्र और अरिपन, तो ये भी सही है। भित्ति चित्र दीवार पर, अरिपन हो गया, भित्ति चित्र दीवार पर चित्र हुआ और अरिपन हो गया जो फ्लोर पर, मतलब कि जमीन पर जो बनाया जाता है वो अरिपन। तो भित्ति चित्र और अरिपन 2 प्रकार का, ये सही है। तो उपर्युक्त सही सभी होगा। तो 54 का डी हो जाएगा। 54 का मधुबनी चित्रकला से संबंधित तीनों फैक्ट सही है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। और 55 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का, उसके पहले यूनाइटेड कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, लेकिन कब? 20 जुलाई 1937 को। लेकिन उससे पहले इंडिपेंडेंस पार्टी के मोहम्मद यूनुस भी मंत्रिमंडल बनाए थे, लेकिन फिर कांग्रेस जब दावा करती है तो फिर कांग्रेस का बनता है। तो बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। तो 55 का ए। और 56 नंबर क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? 1925 में। और कहां पर? कानपुर अधिवेशन में। तो प्रथम भारतीय महिला, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हुई? सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली हुई एनी बेसेंट 1917 में, और सरोजिनी नायडू 1925 में, कानपुर। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 57 का ए हुआ। और 58 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध किस राज्य में आयोजित विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी थी, जो सैंडर्स लाठी चलवाया था? तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते समय सैंडर्स की लाठी से कहां घायल हुए थे? या लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते समय अंग्रेजी पुलिस की लाठीचार्ज में किस शहर में घायल हुए थे? तो लाहौर में। तो 58 का आंसर सी हुआ, लाहौर। और 59 नंबर क्वेश्चन है, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना है?
तो मॉडरेट तापमान चाहिए, यानी 30 डिग्री सी। 30 डिग्री सी रबड़ की खेती के लिए 30 डिग्री सी बहुत मॉडरेट नहीं, यानी वो हाई टेम्परेचर ही माना जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री सी बहुत सुटेबल नहीं होता है मैंने मानव शरीर के लिए। तो 30 डिग्री सी। तो रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या? 30 डिग्री सी। और 60 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो हिंडेनबर्ग रेखा। हिंडेनबर्ग रेखा। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच के सीमा रेखा को हिंडेनबर्ग रेखा कहते हैं। तो 60 का आंसर ये हुआ। और 61 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसका कारण यह है कि पश्चिमी घाट खड़ा है, उसका ढाल ज्यादा है, तो वहां से जो नदियां गिरती हैं, पश्चिमी घाट से जो नदियां पश्चिम की तरफ चलती हैं, पश्चिमी घाट से जो नदियां, ये ढाल इसका सीधा है, तो यहां से जो नदी पश्चिमी घाट की नदियां जो पश्चिम की तरफ चलती हैं, तो वो काफी उनमें स्ट्रीम होता है, काफी उसमें करंट होता है और वो काफी तेज होती हैं, तो इसलिए वहां पर लैगून बनाने का या जमाव करने का कोई अरब सागर में मिलेंगे, वहां लैगून बनाने का मौका नहीं होता है, क्योंकि काफी तेज उनका करंट होता है। क्यों? क्योंकि ढाल बहुत ज्यादा सीधा ढाल होता है। तो पश्चिम घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती, इसलिए कोई वहां जमाव। डेल्टा क्या होता है? नदी के मुहाने पर, नदी जब समुद्र सागर में जब मिल रही हो, तो अंतिम समय जो वो डिपोजिट अपने कुछ जमाव जो करती है, उसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कहते हैं। नदी अंतिम समय अपना जो भी निक्षेपण के कारण विभिन्न वितरिकाओं में बढ़ जाती है और उसके द्वारा जो निक्षेप होता है, उससे एक मैदान तैयार होता है और उस जमाव को ही डेल्टा कहते हैं और उस क्षेत्र को डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। और तो इधर डेल्टा क्यों नहीं? क्योंकि नदी का यहाँ जमाव और नदी यहाँ धीमी नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ ढाल है, वो बहुत ऊंच, मतलब कि खड़ा ढाल से नदी आ रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा तेज करंट होता है और इसलिए यह डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो है ये किधर जाती हैं? पूरब की तरफ जाती हैं, क्योंकि पूरा प्रायद्वीपीय भारत का अगर ढाल देखा जाए तो पूरब की तरफ, ये ढाल पूरब की तरफ है। यहाँ कुछ नदियां जो पश्चिमी घाट के भाग से निकल के पश्चिम की तरफ जाती हैं। अधिकांश जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो एक नर्मदा और तापी, दो हम लोग पढ़ते हैं कि ये पूरब से चलते हुए पश्चिम की तरफ गिरेंगे अरब सागर में, लेकिन अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर, यानी इस भाग का ढाल, इस सामान्य ढाल जो है वो ईस्टवार्ड ढाल है। सामान्य ढाल जो है पेनिनसुलर इंडिया का किधर है? ईस्टवार्ड है। ठीक है। तो ये नदियां जो है ये दूर तक आते आते इनका ये स्ट्रीम कम हो जाता है, इनकी गति कम हो जाती है, धीमी हो जाती है और ये फिर इनकी वितरिकाएं यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं और जमाव होता है और इसलिए यहाँ एक बड़ा सा तटीय मैदान भी बनता है। वो भी कारण है। तो यह पश्चिम घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? पहला, अपर्दित पदार्थों की कमी के कारण। दूसरा, अधिक ढाल के कारण। तीसरा, पेड़ पौधे मुक्त क्षेत्र की कमी के कारण। और डी है कम वेग के कारण। तो इसमें आंसर होगा अधिक ढाल के कारण, अधिक ढलान के कारण। तो 61 का बी, 61 का आंसर बी, 61 का आंसर बी। और 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी से ज्यादा वर्षा भारत में होता है। तो ये अलग डेट में फिर ये मध्य इंडिया में पहुंचते हुए हर भाग में ये पहुंचता है, लेकिन अधिकांश वर्षा कहां होगा? तब हम कहेंगे उत्तर पूर्व में, क्योंकि उसकी संरचना और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां वर्षा सबसे ज्यादा। तो 62 का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतम वर्षा कहां होती है? अधिकतम वर्षा कहां होती है ये पूछ रहा है, इसलिए यहां पर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। और थोड़ा सा यहां सजेशन मेरा ये रहेगा
कि उत्तर पश्चिम मानसून कब किस क्षेत्र से किस डेट को होके गुजरता है सामान्य रूप से, वो याद रखिएगा। आज वो सब भी क्वेश्चन पूछता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? जूट की प्राप्ति किससे होती है? फूल से, फल से, तना से, पत्ता से? तो तना से। तो जूट की प्राप्ति तना से और कपास की प्राप्ति बीज से। जूट की प्राप्ति तना से। तो पौधे किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तना से। 63 का सी। और 64 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है? तो कृष्णा नदी पर। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर 64 का ये। और 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तो अभी थर्मल ही है, यानी तापीय विद्युत ही है। तापीय विद्युत यानी कोयला से विद्युत का, यानी कोयला से तापीय विद्युत। तो स्टीम, कोयला से पानी गर्म करना, फिर भाप से फिर टरबाइन को चलाना। तो तापीय विद्युत ही अभी ज्यादा अभी हमारे यहाँ है। और उसके सब्स्टिट्यूट में धीरे धीरे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फिर सोलर हो जाए, तो इसका सब्स्टिट्यूट धीरे धीरे बढ़ रहा है, न्यूक्लियर हो जाए। लेकिन अभी मुख्य रूप से भारत में अधिकांश विद्युत उत्पादन किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तो तापीय विद्युत, थर्मल। तो 65 का बी। और 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की घनता की परिभाषा किया जाता है? यानी यहां पर जनसंख्या घनत्व का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, जितने लोग किसी क्षेत्र के में प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या को, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो डी ऑप्शन देखेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। तो 66 का डी। और 67 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी क्या होता है? यानी ब्यूरोक्रेट्स में सबसे हाईएस्ट पोस्ट केंद्र सरकार में कौन होता है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडल सचिव। तो 67 का बी होगा। और 68 नंबर कैबिनेट सेक्रेटरी। और 68 नंबर क्वेश्चन होगा, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। और 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? कौन सी डांस शैली नृत्य शैली, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? गिद्धा, तमाशा, लुगाई, गरबा। गिद्धा, तमाशा, लुगाई, गरबा। लुगाई कीजिए। 69 का बी लुगाई। और बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था किस साल? 1966 में। 70 का डी। और 71 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई सामान्यतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। तो किस बात के लिए विटामिन ई मुख्यतः विशेषतः किस बात के लिए महत्वपूर्ण है? दांत के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में, और एपिथेलियमी टिश्यूज के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, या उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो ये विटामिन ई की बात हो रही है, तो सी हो जाएगा। लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में भी विटामिन ई की प्रमुखता, विटामिन ई मुख्य रूप से उसके लिए उत्तरदायी है। तो 71 का सी। और विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। तो 71 का सी। और 72 नंबर है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि, रक्त दाब का एड्रिनल ग्रंथि। और फिर है 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी आधी पत्ती का नाश से, सभी पत्ती के नाश से, कि उसकी आधी शाखाओं के नाश से, कि उसकी छाल का नाश से? तो इसमें डी कीजिए। अगर पौधे का पूरा छाल का नाश अगर हो जाए, छाल का नाश हो, तो उसको सबसे ज्यादा हानि होगा, क्योंकि पत्ता तो गिरता है, फिर पत्ते आ जाता है, पर्णपाती में आप देखें पूरा का पूरा पत्ता गिर जाता है। तो 73 का डी। और 74 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक यानी मिनरल कंपोनेंट क्या है? तो मैग्नीशियम। और 75 नंबर है,
किस कशेरुकी में ऑक्सीजन और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं तो उभयचर में, जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइज्ड और डीऑक्सीडाइज्ड दोनों तरह के रुधिर किसमें होते हैं? तो उभयचर में, एम्फीबियंस में। तो 75 का बी। और 76 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो 76 है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो ये है धारिता। तो 76 का बी। और 77 है, किलोवाट आवर एक यूनिट है तो ऊर्जा का। और फिर हम लोग देखेंगे तो यानी कि ए और फिर बी हो गया। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। और ये मखली गोसाल महावीर के समकालीन थे और महावीर के साथ कहा जाता है कि उन्होंने तपस्या भी किया था। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। और मखली गोसाल महावीर के जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर के समकालीन थे। महावीर के साथ कहा जाता है कि उन्होंने तपस्या भी किया था। मखली गोसाल ने एक अलग संप्रदाय स्थापित किया और वो आजीविका संप्रदाय से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्राचीन भारत का कौन ऐसा शासक था जो आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था? वो था बिंदुसार। मौर्य शासक बिंदुसार आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। तो बिंदुसार आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था। यहाँ क्वेश्चन मात्र ये है कि आजीविका संप्रदाय का फाउंडर कौन? तो मखली गोसाल। आजीविका संप्रदाय का फाउंडर कौन? मखली गोसाल। और 90 नंबर क्वेश्चन है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया? तो अशोक किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त। अशोक किसके प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म अपनाया था? किस बौद्ध सन्यासी या बौद्ध विद्वान? तो उपगुप्त। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और फिर है, खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो देखिए खजुराहो में, यहाँ कहीं देगा नागर शैली में, तो खजुराहो में दोनों तरह का शैली है, यानी नागर भी है और द्रविड़ भी है। तो इसमें बेसर शैली कह सकते हैं, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है, उसको बेसर शैली कहते हैं। तो 91 का सी ज्यादा बेटर होगा, बेसर शैली। और नागर शैली उत्तर भारत और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, और दोनों का मिश्रण हो तो उसको बेसर कहते हैं। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण को या दोनों जिसमें उपस्थित हो उसको बेसर शैली कहते हैं। और 92 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? तो तबला का आविष्कारक के रूप में अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो तबला का आविष्कार किया। सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो किया। अमीर खुसरो कुछ संगीत का राग भी दिया। तो अमीर खुसरो का जो दिया हुआ राग है वो एनम, घोर, सनम, ये 3 राग अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया है। एनम, सनम और एनम, घोर और सनम, ये 3 राग अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया। और 93 नंबर क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया? शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया, तो शेरशाह। तो 93 का आंसर सी हुआ। और 94 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ धर्म है एक तरफ स्थल है, तो जैन धर्म तो मिलाइए पावापुरी, तो जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म तो यहाँ जो दिया हुआ उसमें वाराणसी, और इस्लाम धर्म मदीना, और ईसाई धर्म वेटिकन। और इस तरह से आपका सी ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2। और 95 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में ईसाइयों की संख्या
अधिक है, संख्या अधिक है, तो वो संख्या के आधार पर केरल में ईसाइयों की संख्या अधिक है, जबकि गोवा में हम लोग जानते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन्स के हिसाब से अगर कहा जाए तो परसेंटेज एरिया नहीं, नंबर ऑफ पर्सन्स यानी ईसाइयों की संख्या किस राज्य में ज्यादा, तो केरल। तो 95 का आंसर बी हो गया। और 96 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित था? इंडिया हाउस लंदन में, इंडिया हाउस लंदन में। और 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष? 1905 में। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और फिर 97 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। और 98 नंबर क्वेश्चन है जिसमें इधर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और रोग से मिलाना है। तो इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ किससे रिलेटेड है? तो मस्तिष्क रोग के निदानकारी यंत्र या मस्तिष्क रोग से संबंधित यंत्र। इलेक्ट्रोएनालिसिस फैलोग्राफ ये ब्रेन से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हार्ट से रिलेटेड होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय से होगा, तो ये हृदय हो गया। और सिग्नोमैनोमीटर ये रक्तचाप से रिलेटेड है, रक्तचाप नापने वाला यंत्र हुआ। और स्टेथोस्कोप जो हुआ वो हृदय की धड़कन सुनने के लिए। तो इस तरह से इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ ब्रेन का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हृदय का, और स्फिग्नोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर का, और स्टेथोस्कोप ये हृदय की धड़कन का सुनने का, जिसको आला कहते हैं। तो 2-1-4-3 तो 2-1-4-3 ये बी ऑप्शन में हुआ, तो 98 का बी। इसमें खास करके इलेक्ट्रोकार्डियो तो सबको मालूम रहता है, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ भी लगभग मालूम है। तो ये इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ और स्फिग्नोमैनोमीटर ये दो ध्यान दीजिए, तो बाकी पकड़ में आ जाएगा। तो 98 का बी। और 99 नंबर क्वेश्चन है, इधर वायु प्रदूषक पॉल्यूटेंट है और उससे पॉल्यूटेंट से प्रभावित अंग मिलाना है। एस्बेस्टस धूल से कौन सा अंग आपका किसी का प्रभावित होगा? तो फेफड़ा। सीसा से क्या प्रभावित होता है? तो उदर। और पारा से क्या प्रभावित होगा? तो रक्त धारा। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या प्रभावित होगा? तो ब्रेन। ऐसे सबका सबसे प्रभाव है, ऐसा कुछ नहीं है किसी पार्टिकुलर। कार्बन डाइऑक्साइड खाली ब्रेन पर प्रभाव डालेगा और एस्बेस्टस का धूल खाली फेफड़ा पर प्रभाव डालेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मिलाना हो विशेष रूप से प्रभावित किस पॉल्यूटेंट से विशेष रूप से कौन अंग प्रभावित होता है, ये दे रहा है यहाँ पर। तो 3-2-4-1 और वो सी ऑप्शन बनता है। तो 99 का सी। और लास्ट क्वेश्चन जो 100 नंबर पर है, निम्न में कौन सा मिलान सही है? सरकरा अनुसंधान संस्थान कानपुर में दे रहा है, सरकरा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई दिया हुआ है। अच्छा, उसके पहले एक और है, हमको फिर से पढ़ने दीजिए। 100 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अनुसंधान संस्थान है और इधर मुख्यालय है। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, सरकरा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, चर्म अनुसंधान संस्थान लखनऊ और चावल अनुसंधान संस्थान चेन्नई, ये दिया हुआ है और इसमें सही चुनना है। तो रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ये सही है। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ये सही है। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में ये सही है, तो ए सही है। बी सरकरा अनुसंधान संस्थान चेन्नई जो दिया गया है वो गलत है, वहां कानपुर होगा। सरकरा अनुसंधान संस्थान कानपुर होगा।
और चर्म अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ दिया गया है वहां चेन्नई होगा, और चावल अनुसंधान संस्थान जो चेन्नई दिया हुआ है वहां कटक होगा। तो फिर से एक बार सही वाला पढ़ दे हम लोग। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर, चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई और चावल अनुसंधान संस्थान कटक। तो आंसर इसमें ए होगा, सही जो था वो ए था। तो 100 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए हुआ। और इस तरह से हम लोगों का सेट नंबर 18 के जीएस के क्वेश्चन समाप्त हुए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।